नमस्कार। नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। विज्ञान का यह प्रयोग क्रांतिकारी हो सकता है। दैनिक भास्कर। मजबूत होती भारत अमेरिका की मैत्री। दैनिक जागरण। 7 चुनाव से धन और समय की बचत होगी। हिंदुस्तान। लोगों की परेशानी और खर्च में होगा इजाफा। अब आर्टिकल विस्तार से। विज्ञान का यह प्रयोग क्रांतिकारी हो सकता है। दैनिक भास्कर। देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मिशन मौसम के शुभारंभ के साथ दावा है कि अगले 5 वर्षों में बादलों को अनिश्चित स्थानों पर न बरसने और जहां जरूरत हो वहां बरसाने की तकनीक विकसित करने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए एआई, डॉपलर रडार, हवाओं की दिशा व गति की समझ के परिष्कृत उपकरण और रेडियो सिग्नल्स के जरिए न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र और आकाश में भी बादलों की स्थिति, सघनता आदि पर और उन्हें विस्थापित और स्थापित करने की तकनीक पर भी काम किया जाएगा। विभागीय सचिव का दावा है कि 5 वर्षों में यह क्षमता हासिल हो जाएगी कि इन बादलों को उन स्थानों में जहां जरूरत नहीं है या जहां ज़्यादा बारिश से बाढ़ की स्थिति बन रही है वहां से हटाया जा सके और साथ ही अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में इसे लाकर बारिश कराई जा सके। दुनिया के कई देश क्लाउड सीडिंग के विज्ञान पर काफ़ी हद तक सफलता पा चुके हैं। हाल के वर्षों में तूफान आदि को लेकर हमारी भविष्यवाणियां सही हुई हैं। इसके आधार पर सरकारों ने बेहतर प्रबंधन करके जनधन हानि काफ़ी कम किया है। अगर विज्ञान के प्रयोग से बादल प्रबंधन संभव हो सके तो यह मानव जीवन की विकास यात्रा में औद्योगिक क्रांति और कंप्यूटर युग के बाद तीसरी नई क्रांति होगी। मजबूत होती भारत अमेरिका की मैत्री। दैनिक जागरण। श्रीराम चौलिया स्तंभकार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ एवं फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक हैं। वर्ष 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बार केवल एक देश की यात्रा की है और वह है अमेरिका। अमेरिका को प्राथमिकता के पीछे मोदी का सोच यह है कि उससे भारत के उत्थान हेतु जितने लाभ प्राप्त होते हैं उससे उतने अन्य कहीं से प्राप्त नहीं होते। भारत के मुख्य लक्ष्य हैं आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी और भू राजनीतिक संतुलन। इन सब की पूर्ति में अमेरिका की अहम भूमिका है। व्यापार में आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का सालाना कारोबार लगभग 200 अरब डॉलर का है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक यह व्यापार 3 गुना बढ़ सकता है। अन्य वाणिज्यिक साझेदारों के मुकाबले अमेरिका के साथ भारत को व्यापार अधिशेष होने की भी संतुष्टि है। भारत की राष्ट्रीय आय का करीब 50% व्यापार से आता है और इसीलिए अमेरिका से भारत की आर्थिक उन्नति का सीधा संबंध है। आगामी दशकों में भारत को विशाल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार और विदेशी निवेश निर्णायक होंगे। हालांकि भारत में विदेशी निवेश के मोर्चे पर सिंगापुर और मॉरिशस को प्रथम एवं द्वितीय स्थान दिया जाता है, लेकिन वास्तव में तीसरे स्थान पर विराजमान अमेरिका ही हमारे देश में ठोस विदेशी पूंजी लेकर आता है। केवल अमेरिकी निवेश से भारत में केवल सेवाओं को ही फायदा नहीं हुआ है बल्कि औद्योगिकरण में भी अहम भूमिका है। मोटर वाहन, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में अमेरिकी निवेशक भारत में सक्रिय हैं। उनके द्वारा लाखों भारतीयों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने स्वयं के बारे में कहा है कि गुजराती होने के नाते व्यापार मेरे खून में है, भलीभांति जानते हैं कि अमेरिका जैसे संपन्न देश में बसे पूंजीपतियों को आकर्षित करके भारत लाने में ही राष्ट्र का हित है। अपने हर अमेरिकी दौरे में वह वहाँ के व्यापार जगत के दिग्गजों के संग मिलते जुलते हैं और उन्हें भारत में निवेश को प्रेरित करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी जैसी बायोटेक जैसे अत्याधुनिक व्यवसायों में महारत हासिल करने वाले देश वैश्विक शक्ति समीकरण में ऊंचे स्थान पर रहेंगे। ऐसी उभरती हुई तकनीक के मामले में भी अमेरिका शीर्ष पर है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल आईसेट के अंतर्गत अनेक तकनीकों के सह विकास और सह निर्माण पर जोर दिया है। ऐसी तकनीक के दोहरे उपयोग होते हैं और उनसे सैन्य आधुनिकीकरण भी होता है। यह उल्लेखनीय है कि तकनीकों के सह निर्माण का उपक्रम दोनों पक्षों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अमेरिका ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी चीन को संवेदनशील प्रौद्योगिकी देना रोक दिया है, जबकि ऐसी प्रौद्योगिकी को वह भारत के साथ साझा करने को तत्पर है। इस दोहरी रणनीति का कारण अमेरिका की यह चिंता है कि चीन आर्थिक और सैन्य ताकत में उससे आगे निकल जाएगा और पश्चिमी उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नष्ट कर देगा। भारत लोकतंत्र होने के नाते और शक्ति में चीन से
अपेक्षाकृत कमतर होने के कारण अमेरिका के अभिजात्य वर्ग और आम जनता को खतरा नहीं लगता। इसीलिए अमेरिका भारत पर अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और नियमों जैसी बाधाओं को दूर करने में सहायक रहा है। अमेरिका चीन संबंधों में कटुता ने अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी को नया आयाम दिया है। अमेरिका अपतटीय संतुलन ऑफशोर बैलेंसिंग रणनीति के तहत भारत और अन्य महत्वपूर्ण देशों को समृद्ध और सशक्त करके चीन पर अंकुश लगाने की मंशा रखता है। वामपंथी और गुटनिरपेक्षता को लेकर आग्रही विश्लेषकों ने इसे लेकर यही चेतावनी दी है कि भारत को अमेरिका के रचे हुए खेल में प्यादा बनाकर चीन से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए। पर मोदी सरकार ने इस दृष्टिकोण को तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि चीन आए दिन आक्रामकता दिखाता रहता है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत के लिए एशिया पर हावी होने के लिए प्रयासरत चीन और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते अमेरिका के बीच तटस्थ रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि चीन भारत का सामरिक प्रतिस्पर्धी है, जबकि अमेरिका भारत का सामरिक साझेदार है। मोदी सरकार की विदेश नीति ने चीन और अमेरिका के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, लेकिन इस विषय पर भारत में स्पष्टता नहीं बन पाई है। यहाँ कई समीक्षक और नागरिक घरेलू राजनीति के नजरिए से अमेरिका को परखते हैं। अमेरिका के कुछ सरकारी संस्थान भारत के आंतरिक विषयों पर आलोचना करते रहते हैं। इसी तरह वहाँ का मीडिया तथा बुद्धिजीवी वर्ग मोदी सरकार और संघ परिवार के विरुद्ध दुष्प्रचार करता रहता है। इसके चलते कई भारतीय अमेरिका को अनुचित हस्तक्षेप और अवांछित कृत्यों के लिए दोषी ठहराते हैं। कुछ विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका गुप्त अभियानों के माध्यम से भारत में सत्ता परिवर्तन की भी कोशिश कर रहा है। लगता है कि ऐसे आलोचक भारत की लोकतांत्रिक क्षमता पर उतना विश्वास नहीं रखते जितना उन्हें रखना चाहिए। ऐसे लोगों में वैश्विक भू राजनीतिक का ज्ञान भी नहीं है। उनकी संवेदनशीलता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से परे है। भावुक होकर अमेरिका को भारत का दुश्मन करार देना और उसे चालबाज कहना आसान है, किंतु वैश्विक पटल पर भारत के उत्थान के लिए अमेरिका की मित्रता अनिवार्य है। यह अवश्य मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसियों के मामले को लेकर भारत और अमेरिका के बीच अपेक्षित तालमेल नहीं रहा। फिर भी समग्रता में देखा जाए तो अमेरिका की दोस्ती हमारे लिए कारगर रही है और आगे भी रहेगी। विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर हमें इस मैत्री को संभाल कर आगे ले जाना होगा। 7 चुनाव से धन और समय की बचत होगी। हिंदुस्तान, गौरव वल्लभ, प्रोफेसर व भाजपा नेता। लोकतांत्रिक मूल्यों का आधुनिक आदर्श भारत एक महत्वपूर्ण सुधार की दहलीज पर खड़ा है। एक देश एक चुनाव एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए मानदंड स्थापित किए हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस बात पर विचार करें कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालियों की प्रभावशीलता, समानता और स्थिरता को कैसे बेहतर बनाया जाए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी हैं, पर उन्हें देश के राष्ट्रीय विकास के एजेंडे की सेवा करनी चाहिए, न कि इसमें बाधा डालनी चाहिए। एक साथ चुनाव भारतीय शासन की पूरी क्षमता को अनलॉक करेगा। यह हमारे लोकतंत्र को सुव्यवस्थित रखने के साथ ही प्रेरणा का काम कर सकता है। अभी होता यह है कि देश लगातार चुनाव अभियान की मुद्रा में रहता है, जिसमें राजनीतिक दल शासन के बजाय चुनावी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक साथ चुनाव कराने का सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि वित्तीय बचत होगी। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां बार बार होने वाले चुनावों से बचाए गए धन का उपयोग बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर तरीके से किया जाता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत की मांग है कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए और एक साथ चुनाव कराना उस दिशा में एक कदम है। चुनाव के समन्वय से एक अधिक स्थिर राजनीतिक माहौल बनेगा, जिससे कंपनियां हर कुछ महीनों में संभावित नीतिगत बदलाव के खिलाफ अपने दावे को सुरक्षित रखने के बजाय विकास और विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। कंपनियां आश्वस्त होकर योजना बना सकेंगी। इसके अलावा चुनावों का निरंतर चक्र अक्सर महत्वपूर्ण नीतियों के क्रियान्वयन को मुश्किल बना देता है। विकास की पहल अक्सर रुक जाती है और सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक गति खो जाती है। एक साथ चुनाव इन रुकावटों को कम कर देंगे, जिससे शासन अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान विकास और शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। एक साथ चुनाव कराने से मतदान को भी बढ़ावा मिलेगा, जो किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। चूंकि जनता एक समय में व्यापक पैमाने पर निर्णय ले रही होगी, इसलिए राजनीतिक दलों को स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों मुद्दों को संबोधित करने वाले अधिक गहन अभियान चलाने की जरूरत होगी। एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय दलों को स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मतदाता अधिक विचारशील और सुविचारित निर्णय लेंगे। इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। ब्राजील, फिलीपींस सहित अनेक देशों ने एक साथ चुनाव कराने के कुछ तरीके अपनाए हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह मॉडल व्यवहारिक और प्रभावी है। इन देशों ने एक साथ कई स्तरों पर चुनाव कराने के लाभ देखे हैं।
जिससे कम लागत, मतदान में वृद्धि और अधिक कुशल शासन शामिल है। भारत अपने विशाल मतदाताओं और जटिल राजनीतिक परिदृश्य के साथ ऐसी प्रणाली से और अधिक लाभ उठा सकता है। यद्यपि एक देश एक चुनाव योजना में कठिनाइयां हैं, पर उन्हें दूर करना होगा। समवर्ती चुनाव सरकार को सरल बनाएंगे और लोकतांत्रिक भागीदारी भी बढ़ाएंगे। सरकारें लगातार अगले चुनाव के लिए प्रचार के बजाय लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र होंगी। भारत जैसे विविधतापूर्ण और गतिशील राष्ट्र में यह सुधार वांछनीय है। इस क्रांतिकारी विचार को अपनाकर भारत एक पूर्ण विकसित देश बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकता है, जहां शासन ज्यादा प्रभावी और उत्तरदायी होगा। लोगों की परेशानी और खर्च में होगा इजाफा। सुप्रिया श्रीनेत, चेयरपर्सन सोशल मीडिया कांग्रेस। एक देश एक चुनाव नरेंद्र मोदी द्वारा छोड़ा गया एक देश एक चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा छोड़ा गया जितना बड़ा शिगुफा है, उससे कहीं ज़्यादा भारत के गौरवशाली संघीय ढांचे पर प्रहार करने की खतरनाक कोशिश है। उसे पता है कि संशोधन तभी पास हो पाएगा जब लोकसभा में इसके पक्ष में 362 सांसद वोट करेंगे। अभी पूरा एनडीए मिलकर 293 सांसद ही हैं। कमोबेश एनडीए की यही हालत राज्यसभा में भी है, मगर सत्ताधारी मंडली को देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई तो मुद्दा चाहिए। इसलिए सरकार एक देश एक चुनाव का राग बेवजह अलाप रही है। उसे पता ही है कि हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में उनकी बुरी हार होने जा रही है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, बेलगाम अपराध समेत तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को चर्चा से बाहर रखने के लिए भाजपा को एक देश एक चुनाव याद आ रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि मौजूदा तंत्र जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव ही एक साथ नहीं करा पा रहा है। एक देश एक चुनाव के लिए बनी समिति की निष्पक्षता और पवित्रता पर भी दर्जनों सवालिया निशान हैं। इस समिति में राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रही विभूति का शामिल होना मर्यादित नहीं है। इस समिति में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल नहीं किया गया है। समिति में गुलाम नबी आज़ाद रहे, जो संसद के किसी सदन के सदस्य तक नहीं है। इसके अलावा इस समिति में कई और सदस्य ऐसे भी हैं जिनका होना विवादास्पद है। समिति ने 18,626 पन्ने की रिपोर्ट तो पेश कर दी, मगर प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं लिखा कि जब पंचायत और विधानसभा, लोकसभा का चुनाव एक साथ नहीं होगा तो किस बात का एक देश और एक चुनाव। इसमें कहा गया है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत चुनाव इसके 100 दिन बाद होंगे। मतलब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 100 दिन बाद फिर मतदान केंद्र बनेंगे, फिर मतदाता दल बनेगा, फिर से चुनाव का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा और इसका खर्च भी जनता को ही देना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में अर्धसैनिक बल के जवानों, प्रशासनिक और पीठासीन अधिकारियों, पुलिस बल समेत 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में तीन गुना वीवीपैट, 3 गुना ईवीएम की जरूरत होगी। जाहिर है इसमें अधिक समय और धन का दुरुपयोग होगा। रिपोर्ट से यह भी बात साफ हो सकेगी कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां की सरकारों का कार्यकाल 5 वर्ष की बजाय 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही रहेगा। तब तक तकरीबन 17 राज्य सरकारें ऐसी होंगी जिनका 2 से 3 साल तक का कार्यकाल शेष रहेगा। ऐसी हालत में उनको भंग कैसे किया जा सकता है, यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो वहाँ चुनाव होगा, तब तक के लिए ही होगा जब तक लोकसभा का कार्यकाल होगा। अगर केंद्र सरकार गिर जाती है तो क्या सभी राज्य सरकारों को भी भंग कर दिया जाएगा? सरकार की यह भी दलील है कि देश में बार बार चुनाव होने की वजह से नीति निर्माण में समस्या होती है, विकास कार्यों में खलल पड़ता है। जो सरकार 5 साल में 4 साल 11 महीने काम नहीं कर सकती, उसकी तरफ से यह दलील फिजूल है। वस्तुतः यह सरकार हर चीज़ में एकरूपता ढूंढती है। कभी एक देश एक चुनाव, कभी एक देश एक भाषा, कभी एक देश एक रंग, कभी एक देश एक संस्कृति। दरअसल भाजपा एक देश एक राष्ट्रीय दल, एक नेता के सूत्र पर काम कर रही है। उसे देश की विविधता में ताकत नहीं, अपनी कमजोरी नजर आती है। खैर, ये प्रोपेगेंडा नया नहीं है और देश भी इस स्वांग को खूब समझता है। धन्यवाद।